लूज मोशन, जिसे डायरिया या हिंदी में दस्त भी कहा जाता है, वो क्यों होते हैं, उनके प्रकार कितने हैं, उसके होने के कारण क्या क्या हैं और वो कौन से सिम्टम्स पैदा करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से उनका किया जाना चाहिए, किस फेज़ में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, आज हम बात करेंगे इस पूरे विषय पर। सबसे पहले तो एक बहुत पुरानी कहावत जो लंबे समय से कही जाती रही है कि जो दस्त हैं ये तीव्र रोगों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीव्र रोग शरीर के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। एक्यूट डिसीज़ है, ये एक्यूट डिसीज़ है तो एक्यूट फॉर्म में अगर ये है तो फिर ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, इसलिए इसको बहुत जल्दी से बंद करने का प्रयास ना किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ में अब हम देखें कि अगर लूज मोशन लग रहे हैं तो इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया का मतलब होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से डायरिया हुआ और विद इन 2 और 3 डेज वो अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। दूसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया लगभग 7 से 10 दिन या लगभग 2 सप्ताह तक चल सकता है। उसके बाद ये बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिए हुए ठीक हो जाता है। तीसरा होता है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया मतलब ये लगभग 3 से 4 सप्ताह तक का समय ले सकता है। इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, ये कौन से लक्षण पैदा करता है और ये किस तरीके से ठीक होता है, ये हम आगे आने वाले इस वीडियो में ही आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये तो प्रकार हो गए, कारण कौन से होते हैं डायरिया के। कारण मूल रूप से वैसे तो 4 विशेष कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है जो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन, ये 3 प्रकार के इन्फेक्शन आंतों में हो सकते हैं, जिसको स्टमक या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन कहा जा सकता है, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोला जा सकता है। अब अगर ये इन्फेक्शन मान लेते हैं वायरस की वजह से हुआ है, तो वायरस की वजह से हुआ है तो इसको वायरल इन्फेक्शन डायरिया बोला जाएगा। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है तो बैक्टीरियल, और अगर ये पैरासाइट की वजह से होता है तो पैरासिटल। अब ये जो है सामान्य तौर पर इन्फेक्शन से रिलेटेड डायरिया जो है ये बच्चों और बड़ों दोनों में ही बहुत कॉमन रूप में पाया जाता है। अगर ये बड़ों में पाया जा रहा है तो इसको नोरो वायरस की वजह से सामान्य तौर पर ये अडल्ट्स में ये डायरिया होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में रोटा वायरस की वजह से ये डायरिया फ्रिक्वेंटली बार बार करके होता है। अब ये वायरस आंतों में जाकर के, स्टमक में जाकर के इन्फेक्शन बार बार क्यों कर रहा है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब दूसरा होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं या जो आप फ्लूइड का इंटेक कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कंटेजियस चीजें हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज आ गई है जो आपके आहार नाल में जाकर के, आपके आहार तंत्र में जाकर के वहां इन्फेक्शन कराने का काम कर सकती है। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है, ये जब हम जैसे बाहर जा रहे हैं तो बाहर खाने पीने पे ध्यान नहीं रख पाए, पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया, गंदा पानी हमने पी लिया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। एक डायरिया इसी के अंतर्गत आता है जिसको ट्रैवलिंग डायरिया बोला जाता है। ट्रैवलिंग डायरिया जो है उसमें जो लैक ऑफ हाइजीन होता है, हम ट्रैवलिंग के समय में प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन नहीं कर पाते, जिसमें चाहे वो फूड हाइजीन हो, चाहे वाटर हाइजीन हो, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो, और ये हाइजीन जब बिगड़ता है उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसको ट्रैवलिंग डायरिया के अंतर्गत रखा जाता है। अब तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो कारण है डायरिया का, वो होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं या गैस्ट्रो इरिटेंट कुछ ड्रग्स होते हैं, तो वो जैसे एंटीबायोटिक्स का यूज आपने किया तो एंटीबायोटिक एक स्पेसिफिक कोई भी पैथोजन जो होता है उसको किल करने का काम करेंगे, लेकिन साथ में वो आपके कुछ अच्छे बैक्टीरियाज को भी मारने का काम कर देते हैं। और इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा कहे जाते हैं, गुड बैक्टीरियाज कहे जाते हैं, जिनको हम सामान्य तौर पर गट माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, अगर वो बिगड़ता है गट माइक्रोबायोम का एटमॉस्फेयर तो धीरे धीरे करके आपको डायरेटिंग नेचर आपका आना चालू हो जाता है।
आप कितना फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स का या गैस्ट्रो इरिटेंट ड्रग्स का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेडिसिनल इंड्यूस्ड डायरिया आपका कितने दिन तक चलेगा। अब जो चौथा प्रकार है वो होता है आप फूड इंटॉलरेंट डायरिया। तो फूड इंटॉलरेंट डायरिया का मतलब होता है, जैसे हमने बचपन में देखा होगा कि किसी बच्चे को मान लो कोई चीज पसंद नहीं आ रही है या उसको सुटेबल नहीं है, साथ में नहीं है उसके लिए, तो अगर हम वो चीज बच्चे को खिला देते हैं तो लूज मोशन लग सकते हैं। ये तो हो गई बचपन की बात। अब आती है कि इंटॉलरेंस जो होता है कि जैसे नाक में अगर धूल मिट्टी जाती है तो आपको स्नीजिंग रिफ्लेक्स आता है ना। अगर आप नाक में बचपन में जैसे खेलते थे तो धागा जो है या कपड़े का रेसा कुछ अगर नाक में सोते समय डालें तो एकदम से छींक आती थी, या कान में डालते हैं ऐसा करके करते थे ना। तो ये रिफ्लेक्सेस पैदा होते हैं। वो रिफ्लेक्सेस जो हैं वही रिफ्लेक्स यहाँ इंटेस्टाइन पर भी काम करता है कि अगर कोई भी इंटेस्टिनल एलर्जन जो है इंटेस्टाइन के लिए वो अगर फूड के रूप में आपके ट्रैक्ट में पहुंचाया जाएगा तो वो ट्रैक्ट को छोड़ करके बाहर जाने का पूरा प्रयास करेगा, उसको बोला जाएगा फूड इंटॉलरेंट डायरिया। ये दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार सामान्य तौर में देखने में आते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों में होता है वो अगर दूध से बनी चीजें लेते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है। दूसरा सीलिक डिसीज जिसको बोला जाता है, सीलिक स्प्रू बोला जाता है, उस केस में ग्लूटेन फ्री आटे का उपयोग किया जाता है। अगर ग्लूटेन ले लिया जाए तो उनको डायरिया होना चालू हो जाता है। अगर हम ये चार जो विशेष कारण है डायरिया होने के, इनको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप पर रख लें तो डेफिनेटली डायरिया जो है वो हमको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो डायरिया होता है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो डायरिया अगर मान लीजिए कि सिंपल फॉर्म में है, एक्यूट कंडीशन में था, तो ये ज्यादातर क्या करवाएगा, हो सकता है पेट में थोड़ा सा दर्द करा दे, हो सकता है पेट थोड़ा सा ब्लोटेड फील हो, पेट फूला हुआ सा लगे, थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है बेचैनी घबराहट जैसा साइन आपको आए, और इसमें आपको तुरंत मोशन जाने का सेंसेशन लगेगा। जैसे मोशन आ रहा है तुरंत तुरंत जाना पड़ेगा, रोक नहीं सकते आप। प्लस थोड़ा नॉजिएटिंग फीलिंग कभी कभी आ सकती है, थोड़ा सा डिजीनेस जैसा कभी कभी लग सकता है कभी कभी। लेकिन जब ये सीवियर मोड पर पहुंचेगा तब ये क्या क्या कराएगा, ये बुखार के साथ डायरिया रहेगा कि दस्त भी लग रहे हैं, साथ में बुखार आ गया, पेट में एकदम तेज दर्द हो रहा, सीवियर पेन आ रहा है, उसके साथ अगर लूज मोशन लग रहे हैं, साथ में कभी कभी आंव आ रही है मरोड़ के साथ में, कभी कभी ब्लड भी अगर आ रहा है, तो फिर इस कंडीशन को थोड़ा सा सीरियसली देखना पड़ेगा। इसको तुरंत ट्रीट करने के लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना पड़ सकता है, और वहां जो भी आपके लिए इंस्टेंट रेमेडीज जो बताई जा सकती हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो डायरिया हो रहा है इसको सही समय पर पहचान करके किस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट घर में रहते हुए ही कर सकते हैं, या फिर आपको ये डायरिया कभी हो ही ना, इसका प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं कि ये आपको हो नहीं। सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा आपको हाइजीन के ऊपर। तो हाइजीन में फूड एंड वाटर का हाइजीन आप मेंटेन करिए, साफ सुथरा पानी, सही बॉटल से अगर पानी पी रहे हैं तो बॉटल का नियमित अच्छे तरीके से वॉश होना बहुत जरूरी होता है। जहां आप पानी कंटेन कर रहे हैं, पानी को जहां आप रख रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी, एरेशन होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से वहां हवा का आदान प्रदान हो। जैसे हम जब बोलते थे ना कि गांव में घिनौची बोला जाता था कि कहीं जहां पानी रखा गया है पीने का वो जगह बिल्कुल एरेटेड होती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोने में जहां हवा नहीं जा रही वहां पीने का पानी रख दो, ये रखने के लिए मना ही किया जाता था। वास्तु के हिसाब से भी जोड़ दिया लोगों ने कि नहीं, पानी जहां पीने का पानी रहेगा वहां बिल्कुल खुला एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिल्कुल हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, संभव हो जाए तो थोड़ी बहुत देर के लिए वहां धूप का भी आना जाना अगर रहे तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जो फूड आप ले रहे हैं उसका हाइजीन बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। बहुत ज्यादा रखा हुआ खाना आप बार बार करके अगर खाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पैक्ड आइटम्स जो हैं वो गैस्ट्रो इरिटेंट फूड जो होता है, मसाले वसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका यूज़ अगर नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हो गया है और आपको बार बार करके वाटरी स्टूल पास हुए जा रहा है, लूज मोशन आ रहा है, दिन में 4 से 6 बार आपको जाना पड़ रहा है और इसको लगभग आपके 10 दिन से ज़्यादा का समय भी निकल रहा है, तो ये या तो परसिस्टेंट या फिर क्रॉनिक डायरिया की तरफ चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, तो अगर सिंपली चाहें
तो सबसे पहले वो खाना जो बहुत आसानी से पच जाता हो। अगर बहुत आसानी से पचने वाला खाना आप खाएंगे तो निश्चित ही आंतों का लोड कम हो जाएगा। और जब तक डायरिया आपको बार बार करके हो रहा है, कोशिश करें आप खाने में सिर्फ जैसे खिचड़ी का बिल्कुल पानी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी, उसका पानी ले लिया, या फिर थोड़ा बहुत जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा करके रस, ज्यादा अगर रस लेंगे तो वो भी आंतों को इरिटेट कराने का काम कर सकते हैं। आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाला फ्लूइड जो है वो ले सकते हैं, जैसे ORS आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। कभी कभी आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स लगना चालू हो जाएं, अगर गर्मी लग रही है, नौजिया आ रहा है, डिजीनेस लग रही है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ लग रहा है, या कभी कभी आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो आपको ORS का उपयोग कर लेना चाहिए। घर में भी ORS को बनाया जा सकता है। ORS को बनाने के लिए आप नमक, चीनी और पानी का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप चाहें तो पेट पर ठंडे पानी का गीला कपड़ा, अगर दिन में 2 से 3 बार, जैसे अगर आपको मोशन लग रहा है तो मोशन जाने के बाद आप वापस आए, ठंडे पानी का गीला कपड़ा आप पेट पर, नाभि के आसपास, नाभि के ऊपर और नाभि के पूरे नीचे की तरफ अच्छे तरीके से एक मोटा सा गीला तौलिया ठंडे पानी में भिगो करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में एक बार में 15 से 20 मिनट, दिन में 2 से 3 बार आप रिपीट कर लीजिए। पेट जितना ठंडा होगा, आंतों में बढ़ता हुआ जो इन्फ्लेमेशन था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो हो रही थी, वो धीरे धीरे करके रिवाइव कर जाएगी, आपको बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। एक तो ये हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है डायरिया की वजह से सिर भी भारी होना चालू होता है, तो पेट के साथ में आप माथे और आंखों पर भी गीले कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। सिट्स बाद जो बोला जाता है ठंडा कटी स्नान, जिन लोगों के पास कटी स्नान करने की व्यवस्था है वो ठंडे कटी स्नान का उपयोग करें। ठंडे पानी में लगभग 15 मिनट से 20 मिनट के आसपास के लिए बैठना, अगर बैठ सकते हैं तो इससे आपकी आंतों पे अच्छे तरीके से ठंडक मिलेगी। आंतें धीरे धीरे करके वो जो एकदम इरिटेशन की वजह से बार बार करके वाटरी मोशन क्रिएट करवा रही थी, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। एक ब्रेट डाइट करके होती है जिसमें बनाना है या फिर राइस है, इनका उपयोग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर आपका खाना पच सकता है आसानी से, तो कुछ ऐसा खाना जो बहुत इजी डाइजेस्टिव है, जैसे आप तो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुले में उबली हुई और उसमें थोड़ा सा दही मिला करके अगर आप लेते हैं तो यह आपके लिए ठीक रहेगा। आप चाहें तो दही के साथ में, सामान्य तौर पर वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि दही के साथ में फल ज़्यादा नहीं मिलाए जाने चाहिए, लेकिन अगर आप दही के साथ में केला मिला के खा रहे हैं तो वो एक बल्क क्रिएट कराने का काम करेगा और आपको थोड़ी ऊर्जा पहुंचाने का काम कर सकता है। साथ में आप सौंफ के पानी का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2 से 3 बार सौंफ का पानी ले लिया। आप मिश्री का पानी थोड़ा थोड़ा करके, अगर डायबिटिक नहीं है और आपको ये डायरिया हो रहा है तो मिश्री थोड़े से पानी में घोल करके 2-2 घूंट करके आप दिन में 5 से 7 बार इसका उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार चक्कर आ रहा है या थोड़ा हाथ पैर सोने से होते हैं, कभी कभी ऐसा लगना चालू होता है, तो थोड़ा पानी का इंटेक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे और साथ में प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास अगर कर पाए आप, तो निश्चित ही ये डायरिया जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्लियर होगा। यहाँ सामान्य तौर पर जो देखा जाता है कि डायरिया अगर हुआ, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कोई भी ऐसी दवाई लिख दी, अगर जैसे मान लो कि तुरंत ही जो वाटरी स्टूल पास हो रहा था वो तुरंत जाम हो जाएगा, तो निश्चित ही वो बहुत ज़्यादा आज नहीं तो कल के लिए हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एक्यूट डिसीजेज जो होती हैं वो बॉडी के लिए रेमेडियल प्रोसेस होती हैं, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और शरीर के रख रखाव को मेंटेन कराने के लिए। हिंदी में भी बोला जाता है तीव्र रोग शरीर के मित्र होते हैं। अब वो चाहे दस्त हो, चाहे उल्टी लगना हो, चाहे बुखार हो, बॉडी पे एकदम से एचिंग का सेंसेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तीव्र रोगों के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो दस्त भी तीव्र रोगों के अंतर्गत रखा गया है तब तक जब तक वो सीवियर कोई सिम्टम्स पैदा ना करे, तब तक आप दस्त को एकदम से बंद कराने का प्रयास ना करें। जो भी कारण है उस कारण को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाए और धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन में दस्त में आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम मिलना चालू हो जाएगा। 1 या 2 दिन के फॉलोअप से ही आपको मोर देन 50% आराम मिल जाएगा। आपको अगर ऐसा लगे कि पूरे तरीके से आराम नहीं हो पा रहा है,
आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आराम नहीं हो रहा है तो फिर एक डायरिया होता है डिजीज ओरिएंटेड डायरिया। डिजीज ओरिएंटेड डायरिया में जैसे क्रॉन्स डिसीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम है, इसमें भी कभी कभी वाटरी स्टूल पास होना चालू होता है। अगर कोई ऐसी डिसीज बॉडी में है तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर फॉलोअप कराना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली पूरा ट्रीटमेंट प्लान होगा उसका। तो उसके लिए जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आईबीएस की प्रॉब्लम की वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो आईबीएस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसको फॉलो करके जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आराम पाया जा सकता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।